मैंने पहले एयर पावर्ड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनमें 3D प्रिंटेड कंप्रेस्ड एयर इंजनों का इस्तेमाल किया था। मैंने कुछ इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इन दोनों को मिलाऊं। हाँ, मैं एक एयर पावर्ड बाइक बनाने जा रहा हूं। योजना यह है कि एक न्यूमैटिक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बाइक के फ्रेम के अंदर लगाया जाएगा। यह संपीड़ित हवा को रैखिक गति में बदल देगा। इस रैखिक गति को घूर्णन गति में बदलकर पिछले पहिए को चलाया जा सकता है। कैड मॉडल के लिए मुझे बाइक फ्रेम की अलग-अलग कोनों से तस्वीरें लेनी होंगी। इन तस्वीरों को फ्यूजन 360 कैड सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर स्केल के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। अब मैं इन तस्वीरों से फ्रेम ट्यूब्स के कोण और लंबाई ट्रेस कर सकता हूं। सौभाग्य से जिस बाइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका फ्रेम डिजाइन काफी साधारण है, इसलिए सभी ट्यूब्स की पूरी लंबाई में व्यास एक जैसा है। अब हमारे पास बाइक फ्रेम का साधारण मॉडल है। फिर मैंने न्यूमैटिक सिलेंडर बनाया और जब उसे फ्रेम में रखा तो मुझे खुशी हुई कि मैंने इससे बड़ा ऑर्डर नहीं किया। इसके बाद डिजाइन को इस तरह से कॉन्फ़िगर करने में काफी मेहनत लगी ताकि सब कुछ उसमें फिट हो सके। न्यूमैटिक सिलेंडर को क्रैंक एक्सल से सही दूरी पर माउंट करना था ताकि पिस्टन स्ट्रोक के सिरों पर सिलेंडर से न टकराए। मुख्य ड्राइव स्प्रॉकेट की पोजीशन सही होनी चाहिए ताकि रियर व्हील चलाने पर चेन रियर फ्रेम ट्यूब से न टकराएं। डिजाइन से संतुष्ट होकर सभी पार्ट्स की सीएनसी कटिंग का समय आया। और फ्रेम क्लैंप्स को 3D प्रिंट करना था, जिसके लिए मैंने अपने फिलामेंट स्पॉन्सर 3D प्रिंट्स यूके द्वारा सप्लाई किया गया PLA प्लास्टिक फिलामेंट इस्तेमाल किया। सारे पार्ट्स और हार्डवेयर आने के बाद अब देखना था कि मेरा डिजाइन बाइक पर फिट होता है या नहीं। फिर क्रैंक शाफ्ट के लिए बेयरिंग्स लगाए गए जो शाफ्ट को सपोर्ट करेंगे और न्यूमैटिक सिलेंडर से जुड़ेंगे। ड्राइव स्प्रॉकेट से जुड़ने के लिए फिर क्रैंक ऑफसेट जोड़ा गया जिससे न्यूमैटिक सिलेंडर की रैखिक गति ड्राइव स्प्रॉकेट के लिए घूर्णन गति में बदल सके। अब सबसे अहम हिस्सा न्यूमैटिक सिलेंडर मेरी डिजाइन के हिसाब से फ्रेम में पूरी तरह फिट दिख रहा था। अगला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चेन। साथ ही मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि चेन की लंबाई एकदम परफेक्ट है। मुझे लगा था कि मुझे एक चेन टेंशनर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सौभाग्य से ड्राइव स्प्रॉकेट की पोजीशन इतनी परफेक्ट थी कि पैडल से आने वाली चेन और क्रैंक से आने वाली चेन दोनों लगभग पूरी तरह से टेंशन में थीं। अब सामने आई बड़े एयर टैंक को माउंट करने का बेतुका काम। टैंक से पैन्यूमेटिक सिलेंडर तक एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए वॉल्व्स लगने चाहिए। मैंने कई कारणों से इलेक्ट्रॉनिक सोलनॉइड वॉल्व्स का चयन किया है। मुख्य कारण है इसकी सरलता और लागत। अगर मैं मैकेनिकल ऑपरेटेड वॉल्व्स डिजाइन और मशीन करता तो इस बाइक को बनाने में ज्यादा समय लगता और परिणाम वही रहता। क्योंकि मुझे नहीं पता परिणाम क्या होगा, मैं अपनी मेहनत कम रखना चाहता हूं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वॉल्व्स से मैं बाइक को बाद में भी ऑप्टिमाइज कर सकूंगा, क्योंकि मैं वॉल्व्स को सप्लाई प्रेशर के अनुसार
अलग अलग समय के लिए प्रोग्राम करना चाहता हूं। आशा है कि एग्जॉस्ट प्रेशर वायुमंडलीय दबाव के करीब हो, जिससे अधिकतम दक्षता मिले। मैंने वॉल्व्स को फ्लेक्सिबल रबर होज से सिलेंडर के इनलेट के जितना संभव हो सके उतना पास लगाया, ताकि सिलेंडर अपने चक्र के दौरान हिल डुल सके। प्लंबिंग का त्वरित प्रेशर टेस्ट सफल रहा जब मैंने बैटरी को एक वॉल्व से जोड़ा। तो इससे मुझे वाकई में इस बाइक को चलाने के लिए काफी उत्साहित कर दिया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉल्व सिस्टम की प्लंबिंग इंस्टॉल कर ली। यहां ऊपर 4 वॉल्व हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है, और ये पीछे लगे आर्डुइनो से जुड़े हुए हैं। यहां एक रिले सिस्टम है जो इन पर वोल्टेज लगाएगा और इससे वॉल्व खुलेंगे ताकि हवा अंदर आ सके या बाहर निकल सके। अब आर्डुइनो को यह कैसे पता चलता है कि इन वॉल्व्स को कब टाइम करना है? इसके लिए मैंने यहां नीचे एक इंफ्रारेड बीम सेंसर लगाया है, जो असल में यह गिनता है कि स्प्रॉकेट के कितने दांत उसके सामने से गुजरते हैं। इससे ही क्रैंक का एंगल पता कर वॉल्व्स के खोलने बंद करने का समय जान सकता है। यहां नीचे एक स्विच भी है, जो एक तरह का जीरोइंग स्विच है। तो जब ये स्विच दबाया जाता है, तो आर्डुइनो को पता चल जाता है कि क्रैंक का एंगल 0 है, और फिर ये 360 तक गिन सकता है, फिर से 0 पर रीसेट कर सकता है, फिर 360 तक गिन सकता है, फिर से 0 पर रीसेट कर सकता है, ताकि इसकी पोजीशन और वॉल्व टाइमिंग कभी गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले मैं जो करने जा रहा हूं, वो है एयर सप्लाई को प्लग इन करना। मैंने फिलहाल इसके लिए एक बहुत ही सिंपल कोड बनाया है, जिसमें एक तरफ के लिए एयर इन इनलेट खुला रहेगा और फिर दूसरी तरफ के लिए एयर इन इनलेट खुला रहेगा। अभी इसमें कोई खास वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग नहीं है, तो हम इसे जल्दी से टेस्ट करेंगे ताकि देख सकें कि क्या हम व्हील को घुमा सकते हैं। तो अगर मैं इसे लगाऊं, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करने होंगे। बैटरी को प्लग इन करें और फिर प्लग इन करें। हवा की सप्लाई ठीक है, तो अभी हमारे पास करीब 28 psi है। प्रेशर ज्यादा नहीं है। देखते हैं क्या ये चालू होगा। तो बाइक स्टार्ट करने के लिए मुझे बस व्हील को थोड़ा सा घुमाना है ताकि होमिंग स्विच दब जाए। फिर मुझे थ्रॉटल पकड़ना है, जो यहां एक थंब थ्रॉटल जैसा है। अगर मैं उसे मैक्स पर कर दूं और फिर थोड़ा सा धक्का दूं, हे भगवान, ये काम कर रहा है। ये किसी चीज से रगड़ता है। ठीक है, तो अब अगर मैं थ्रॉटल छोड़ दूं तो इसे रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है पहिया वहां रगड़ रहा था। क्या ये रगड़ रहा है? मैं बहुत खुश हूं, सच में। मुझे लगता है कि हमें जाकर कुछ सही तरीके से टेस्ट करने चाहिए। वो बहुत शानदार था। ठीक है, तो मैंने कल रात घास पर बाइक का जल्दी से टेस्ट किया था। थोड़ा अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। यहां 42 का स्प्रॉकेट था, जो पिछले पहिए में पर्याप्त टॉर्क नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। मुझे नहीं पता कि यह पर्याप्त होगा या नहीं। यह 22 का है, सिद्धांततः टॉर्क दोगुना करेगा। फिलहाल मैं घास पर टेस्ट कर रहा हूं। अगर ये मुझे घास पर चला सकता है, तो टारमैक पर भी चला सकता है। लेकिन टारमैक पर जाने से पहले मैं यहां जल्दी टेस्ट करना चाहता हूं। तो मैं फिलहाल प्रेशर को 50 psi पर सेट करने जा रहा हूं। टैंक में 80 psi है। रेगुलेटर से 50 psi जाएगा और अब मैं इस पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। ओह! इसे लात मारना सही नहीं होगा। वॉल्व्स ठीक है, तो थ्रॉटल ऑन कर दो। उस स्विच को क्लिक करने के लिए हल्का धक्का दो। हाँ, घास पर इसमें ज्यादा पावर नहीं है,
मैं महसूस कर सकता हूं कि यह मुझे धक्का दे रहा है। लो, हो गया। ठीक है, घास पर इसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है मुझे लगता है कि अब इसे किसी पक्की सड़क पर टेस्ट करने का समय आ गया है। ठीक है, तो मैं यहां सबसे सपाट और सड़क पर हूं जो मुझे मिल सकी। मेरे पास टैंक में 100 पीएसआई है। मैं शायद इसे घटाकर 50 के आसपास कर दूंगा। और फिर हम इसे चलाकर देखेंगे। अगर मैं अपना पैर इसके ऊपर से ले जा पाऊं। सही है। इसे शुरू करने के लिए थोड़ा धक्का दो। लो, हो गया। चलो। ये मुझे धक्का दे रहा है। बहुत तेज नहीं है। ट्रैफिक का ध्यान रख रहा हूं। वास्तव में इतनी बड़ी टंकी पीछे लगी होने पर संतुलन बनाना काफी मुश्किल है। मैं प्रेशर को 55 तक बढ़ा दूंगा। चलिए 55 पर ट्राई करते हैं। ठीक है, लो शुरू करते हैं। अगली बार मैं थ्रॉटल ऑन करूंगा और इसे एक बार धक्का दूंगा गति पकड़ने के लिए। अब यह तेज हो रहा है। मैं अभी हवा के खिलाफ भी जा रहा हूं। अगर मैं थोड़ी रफ्तार पकड़ लूं ऐसे, तो मैं बस अपने पैर हटा सकता हूं। मैं रफ्तार बढ़ाने के लिए पैडल मारने जा रहा हूं। देखूंगा असर क्या होता है। ये काम करता है, बस उतना ताकतवर नहीं। मुझे नहीं पता ये सड़क पर चलाना कानूनी है या नहीं। मुझे लगता है कि यह कानूनी है, वरना पुलिस साइकिल चालकों को पीछे से किसी और तरह की गैस छोड़ने के लिए रोक रही होती। इसे एक बार और आजमा लूं। मेरे पास सिर्फ 40 पीएसआई है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ होगा। लेकिन जितनी हवा है, उतनी तो इस्तेमाल कर ही लूं। मुझे यकीन है तुमने सोचा होगा कि मैं कितना अजीब हूं। कई बार टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। शायद ये इंफ्रारेड के कारण है। इंफ्रारेड बीम सेंसर।
तो मुझे शायद किसी तरह का सही एनकोडर इस्तेमाल करना चाहिए कभी न कभी। ये अच्छी तरह काम करता है। मेरी एयर प्रेशर खत्म हो गई, तो मुझे शेड में जाकर कंप्रेसर चालू करना होगा। मैं इससे खुश हूं वैसे। मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं खुश नहीं हूं। हाँ, 25 पीएसआई और वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब वो एक अच्छा पहला टेस्ट था, लेकिन इस बाइक में निश्चित रूप से बहुत सुधार किए जाने बाकी हैं। इस बाइक को डिजाइन करने और बनाने में लगभग 4 हफ्ते लगे। ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वीडियो पार्ट 1 प्रोजेक्ट वीडियो जैसा है। मैं एक फॉलो अप वीडियो बनाना चाहता हूं, जिसमें बताऊंगा कि इस बाइक को बेहतर कैसे करें, क्योंकि पहले टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला। मुझे नीचे वाले इस हिस्से में मैकेनिकल रूप से कुछ बदलाव करने होंगे। यहां से गुजरने वाला मौजूदा क्रैंकशाफ्ट 80 पीएसआई से ज्यादा नहीं झेल सकता। इस बाइक को पूरा करने से पहले मैंने एक प्रेशर टेस्ट किया था और मैं इस एक्सल को करीब 80 पीएसआई पर तोड़ बैठा। इसी वजह से मैंने वो टेस्ट 60 पीएसआई से ऊपर नहीं किया। मैं वॉल्व टाइमिंग में भी बदलाव चाहता हूं। अगर आप गोप्रो फुटेज देखें, जो कैमरा इस घूमते हुए हिस्से को कैप्चर कर रहा था, तो ये काफी साफ था कि वॉल्व टाइमिंग काफी ज्यादा गड़बड़ थी। एयर इनलेट्स देर से खुलते थे या देर से फायर होते थे और फिर एग्जॉस्ट वॉल्व्स जल्दी खुल जाते थे। तो असल में सिलेंडर जिस एंगल पर क्रैंक पर ताकत डाल रहा था, वो शायद पूरी संभावित 180 डिग्री में से सिर्फ करीब 60 डिग्री ही था, जिसमें वो खींच या धक्का दे सकता था। उस साइकिल में काफी ऊर्जा बर्बाद होती थी। बाइक बनाते समय मैंने बताया था कि मैं टैंक से आने वाले प्रेशर के अनुसार वॉल्व टाइमिंग एडजस्ट करना चाहता हूं, और इससे मेरा मतलब था कि मैं मूल रूप से यह गणना कर सकता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो प्रेशर के हिसाब से या तो ज्यादा हवा अंदर आने दूंगा या कम हवा अंदर आने दूंगा, ताकि जब वो फैल जाए तो हवा का अंतिम प्रेशर बाहर के वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाए। मुझे लगता है ये हवा से ऊर्जा ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा या प्रभावी तरीका है, क्योंकि एग्जॉस्ट से बाहर निकलने वाला कोई भी प्रेशर बर्बाद हो जाता है। उस पहले टेस्ट से जो मैंने किया था, आपने शायद सुना होगा कि एग्जॉस्ट से निकलने वाली हवा का दबाव काफी ज्यादा था। हर बार जब इंजन चलता था, तो ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा एयर गन चल रही हो। तो अगर मैं इसे इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकूं कि एग्जॉस्ट प्रेशर जितना कम हो सके या वातावरण के दबाव के जितना करीब हो सके, तो मुझे लगता है कि यही टैंक से रियर व्हील तक ऊर्जा ट्रांसफर करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। हाँ, अभी कई सुधार बाकी हैं, जिन्हें मैं अगली वीडियो में करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एक थम्स अप दे दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सभी पेट्रियन समर्थकों का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स की पर्दे के पीछे की अपडेट्स और मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं अपने पेट्रियन पेज पर कभी-कभी वीडियो अपलोड करता हूं। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरे पेट्रियन पेज को देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।